I am Ashfaq Ali Mangro, practicing lawyer at Islamabad and Rawalpindi. Currently, I am faculty member at CASE, where the students are getting UK-based law degree. At there, I am teaching the unit contract law. कुछ क्वेश्चन थे आपके टास्क के अंदर, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्वेश्चन ये थे कि एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है ना। हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन वो जब पढ़ी, उनकी डिटेल्स में गए, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस पे आए थे। बहुत सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद अब ये एक सवाल था एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन। दोस्त कुछ सेकंड के लिए आप इसको सेपरेट कर दें, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना किसी को, किसी भी चीज को, किसी बंदे को। जिस तरह हम वकील होते हैं ना, कोर्ट के अंदर किसी, हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इधर ये है रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि आप अब एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन, इट मीन्स के जो काम है, जो चीज है, जो बयान है। अब ये इधर बात हो रही है दो फरीकेन की, दो पार्टीज की जो दो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, उनकी वो बात हो रही है। तो अब एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि मैं एक बात करूं मैडम को, मैडम एक बात करती हैं, हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय पाते हैं, चीजें होती हैं। होने के बाद अब वो जो हमने जो बातें कही हैं, जो बयान दिया है, जो असर्शंस है हमारी, जो स्टेटमेंट्स है हमारी, उसका एक्शंस जो होता है ना, जो रिप्रेजेंटेशन उसकी कितने, अब उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। एन एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन टिपिकली रेफर्स टू ए स्टेटमेंट और असर्शन। असर्शन का मतलब होता है बयान, स्टेटमेंट का भी मतलब होता है बयान। एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक बयान है मेड बाय वन पार्टी टू अनदर ड्यूरिंग द नेगोशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा बयान है, ऐसी बातचीत है, दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जब नेगोशिएशन कर रहे होते हैं तब ये बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, अबू बकर मुझे कहता है सर आपके पास जो ये पेन है ना, ये बड़ी अच्छी है, ये मुझे चाहिए, मैं ये 20 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं ये मेरी अच्छी पेन है, तो ये मैं 50 रुपए में भेजूंगा। अब हमारी नेगोशिएशन जो होगी ना, जो स्टेटमेंट अबू बकर दे रहा है या मैं दे रहा हूँ, एक पार्टी किसी को देती है नेगोशिएशन करने पे, उसको आप एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन बोल। एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आपकी तरफ से इंटेंट होती है टू गेट दैट थिंग, टू गेट दैट ऑब्जेक्ट। मेरा शान में आपको इस तरह समझाता हूं, ये पेन है, अबू बकर लेना चाहता है इसको। ये क्या कह रहा है? एन एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन टिपिकली रेफर्स टू ए स्टेटमेंट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक पार्टी अबू बकर है, एक पार्टी मैं हूं, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे और अबू बकर के दरमियान बन रहा है ना, इस पेन के ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट है, उसको एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। डू यू गेट इट? If this representation is false and induces the other party to enter into the contract, it may give rise to a cause of action such as claim for misrepresentation or fraud. मैं अबू बकर को कहूं कि ये पेन बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी नहीं है। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये जो मेरी स्टेटमेंट है ना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी पेन है, ये यूजेबल है, काम करती है, लेकिन असल में काम नहीं कर रही। लेकिन मेरे बयान ने इसको उकसाया कि भाई आप पेन लो। मैंने कहा अबू बकर ये पेन बहुत अच्छी है। अबू बकर ने कहा सर ने कहा पेन अच्छी है, तो इट मीन्स कि दिस इज अ गुड पेन, सो आई वांट टू बाय इट। मेरे बयान की वजह से अबू बकर ने ये पेन ली, मैंने उसको गलत बयानी की। उस गलत बयानी को फ्रॉड कहते हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, ऐसी बात एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आप समझें कि बयान है, कोई एक पार्टी किसी को देती है। अब अगर वो बयान गलत होगा ना, फॉर एग्जांपल आप मिसगाइड कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, वो फ्रॉड की तरफ जाता, वो मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाती है बयान आपकी। अगर हम आप आते हैं इसकी डेफिनेशन को,
actionable representation is a broader term referring to any statement that could lead to legal action. In other words, it is a statement that can be the basis for the legal action. इसका मकसद ये होता है जनाब अली कि कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को जब कोई चीज बेचती है या लेते हैं तो वो जब एक स्टेटमेंट देते हैं ना, कोई बात करते हैं, बयान देते हैं उस चीज के ऊपर, तो वो जो है ना अगर सही है तो ऑटोमेटिकली उसका काज ऑफ एक्शन वो आपकी फॉर्मेशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी तरफ वो लीगल एक्शन की तरफ जा रही है। लीगल एक्शन का मतलब है आपने उसको बात कही, अबू बकर ने उसके ऊपर रिलाय करके वो चीज खरीदी, अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं अबू बकर अबू सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये एक्शनेबल रिप्रेजेंट, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके टास्क के अंदर जो कि आप लोगों को कुछ को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको अगेन समझाने की कोशिश में कर रहा हूं। सबसे पहले एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसके थ्रू, कैसे। दो जब पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी चीज के ऊपर, लेन देन के ऊपर, तो बयान देते हैं, एक दूसरे के ऊपर बातचीत करते हैं, तो वो जो चीज होती है ना, स्टेटमेंट होती है, उसको एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर वही सेम चीज आप दूसरी पार्टी को गलत बयानी करके बोलोगे ना कि ये चीज अच्छी है लेकिन अच्छी नहीं है, बेसिकली आप कहें मैडम ये कार बहुत अच्छी है आप ले लें, नया इंजन है, मैडम इस वजह से लेती है कि ये नया इंजन है, अब बाद में पता चलता है कि वो नया इंजन नहीं था, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है मेरी स्टेटमेंट की। तो रिप्रेजेंटेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये जो एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन जो बेसिकली मेन जो चीज है ना, वो आपको लीगल एक्शन की तरफ लेके जाती है। मतलब कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप दोनों पार्टीज को बाउंड करती है लीगल उस कैप के अंदर। आगे चले। सेम लाइक actionable misrepresentation. What it is? A misrepresentation is a statement made before a contract is established which result is misleading the party. Such statements can fall into two categories. ये क्या कहता है? A misrepresentation is a statement before a contract is established. अबू बकर और शान के दरमियान अभी ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अबू बकर कहता है शान आपके पास जो फोन है मैं लेना चाहता हूं। शान कहता है ये जो फोन है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी बैटरी 100% है, एक्चुअल में नहीं होती। अबू बकर को ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी 100% हो। अबू बकर उसकी स्टेटमेंट की वजह से वो बयान उनसे वो फोन लेता है। अब उसने इंड्यूस किया, इंड्यूस का मतलब उकसाया, उसको आप बात इस तरह करो सामने वाली पार्टी को कि वो मजबूर हो जाए वो चीज लेने को, झूठे बयान की वजह से। इस चीज को क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन की। किसने? शान ने अबू बकर के साथ। स्टेटमेंट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम ये होता है ना, अब ये जो बयान है ना अबू बकर ने ले ली इनसे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो बन गया ना। कॉन्ट्रैक्ट में जब आप चीजें लिखते हो कि ये चीज अच्छी है, ये सही है, ये इतने इतने कंडीशन पे चली हुई है, तो समटाइम वो बयान जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है। Statements that do not become part of the contract thus remaining as representation. कभी कभार दो जब पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, कोई भी दो पार्टी, तो जो भी मामला होते हैं ना वो सारे रिटन पेपर पे लिखते हैं ना, तो वो हो जाता है आपका पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आपकी सिर्फ बातचीत हुई है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती है? रिप्रेजेंटेशन हो जाती है उस चीज के ऊपर कि भाई आपने जो चीज ली थी उसकी वजह से, उसके कहने पे ली थी। टू एस्टेब्लिश ए रिप्रेजेंटेशन एज ए मिस रिप्रेजेंटेशन इट इज असेंशियल टू फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट इट्स क्लियरिटी एज फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, बयान होता है, वो कैसे गलत होगा, वो मिस रिप्रेजेंट कैसे हो सकता है, आप बताएं।
वो गलत होगा। समझ में आई क्या मैडम? मतलब के नहीं, एग्जैक्टली वो मिस रिप्रेजेंटेशन चलिए थी। शाम क्या समझ में आई है? हम्म। ऐसा ही है। To render this misrepresentation legally actionable, it must be evident that this representation played a role in influencing the claimant's decision to enter into the contract. कहता है यार ये जो एक्शनेबल, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, बयान, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक पार्टी दूसरे को जब करती है ना, तो वो पार्टी दूसरी मजबूर होके उसके उस चीज के अंदर आके वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। फिर वो आप दोनों लीगली एक्शनेबल में चला जाता है, वो आप दोनों लीगली बाउंड हो जाते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हम्म, क्या बन जाता है? टर्म्स बन जाती है ना। वो हम वही कह रहे हैं ना कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हो तो वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ही हैं। समझ में आ गई दोनों चीजें? ना समझ में आए मुझे उधर स्टॉप करें, मैं अगेन समझाऊंगा। ऐसी बयान, ऐसी बात जो कि सही हो, दुरुस्त हो, दो पार्टियों के दरमियान जब कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, उसको बोलते हैं एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन, जो आपको लीगली बाउंड करें। ऐसी बात जब आप दूसरी पार्टी को करें और दूसरी पार्टी आपके इस बयान की वजह से वो चीज ले ले, लेकिन वो असल में बात गलत हो, तो उस चीज, उस बयान को क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंट। आपने उस चीज को मिस गाइड किया है, मिस रिप्रेजेंट किया। तो साहब नेक्स्ट करना। अब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन। Once it has been proven that a false statement of fact has been made, the next step is to prove that this statement of fact induced the claimant to enter into the contract. There are three requirements of inducement. The representation made must be material. The representation must be known to the representee. The representation must be acted upon. अब ये बात ये करता है कि भाई अबू बकर जब कोई चीज लेता है शान से, तो जब शान के उस कहने पे बात पे ले ली, अबू बकर ने जो बात, फॉर एग्जांपल अबू बकर को आईफोन चाहिए 100% बैटरी वाला, इधर किसी के पास नहीं है। शान कहता है कि मेरे पास 100% बैटरी वाला फोन पड़ा हुआ है। अबू बकर उससे क्यों लेता है? वजह क्या है? रीजन क्या है? बैटरी ना। उसकी वो जो स्टेटमेंट है ना, वो उसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ। शान कहता है ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट बैटरी है इसकी, मतलब फुली सफिशिएंट है ये, इसकी वजह से इसने बात ले ली। अब ये जो है ना बयान, इसको इंड्यूस कर, इंड्यूस का मतलब उकसाना, उस बंदे को अपनी तरफ माइल करना, अपनी तरफ लेके आना। अब वो जो पहला मटेरियल का मतलब, दिस रिप्रेजेंटेशन मेड मस्ट बी मटेरियल, मतलब कि कोई किसी चीज के ऊपर हो, ठीक है ना, वो हो गई। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी नोन टू द रिप्रेजेंटी, उसने की किसको? दूसरी पार्टी को, वो भी हो गई। और तीसरी चीज है उसने एक्ट किया हो। एक्ट का मतलब अबू बकर ने उसकी बात पे अमल करते हुए एक्शन ले लिया हो, ले ली हो वो चीज। डू यू गेट इट? जी जी जी। मटीरियल, इसका मतलब क्या है? जी, मटेरियल के क्या मतलब है? कोई चीज। मटेरियल क्या मतलब है? कोई चीज। अब मैं आपको ये बताता हूं, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मटीरियल। दो पार्टियों के दरमियान किसी चीज के ऊपर गलत बयानी होनी चाहिए। अबू बकर ने जो फोन उनसे लिया था ना, वो फोन, दैट इज द मटीरियल, मटीरियल थिंग, कोई चीज, कोई शय। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिव,
वो है, ये रिप्रेजेंटेटर है, बयान कर रहा है, किसको कर रहा है, उसको कर रहा है, ये होनी चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए वो बंदा उस चीज के ऊपर एक्शन ले, एक्ट करे उस चीज के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट करें। अब हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है, इमेजिन यू आर बाइंग ए यूज्ड कार फ्रॉम ए सेलर, द सेलर टेल्स यू दैट द कार हैज ओनली बीन ड्राइवन 50,000 माइल which is a key selling point for you। जिस तरह अबू बकर ने शान से जो मोबाइल लिया था ना, वो की पॉइंट ये क्या था, बैटरी। इधर एक बंदा है जो गाड़ी ले रहा है किसी से, उसकी वजह यह है उसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो 50,000 किलोमीटर चली हुई हो। सेलर कहता है ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू डिसाइड टू बाय द कार। मतलब कि अबू बकर ने जो इससे फोन लिया था ना, वो उस बयान के ऊपर लिया था कि भाई 100% बैटरी है, तो बस उस चीज के ऊपर उसने एक्शन अपॉन किया। लेटर यू डिस्कवर दैट द odometer was tampered with and the car has actually been driven 150,000 miles. The seller's false statement about the mileage is an actionable representation because it was a clear untrue statement of fact that influenced your decision to purchase the car। Do you get it? मैं समझाता हूं। एक बंदा था जिसको गाड़ी चाहिए थी 50,000 किलोमीटर तक जो चली हुई हो। सेलर ने बयान दिया था कि ये गाड़ी चली हुई है 50,000 किलोमीटर है। बायर ने ले ली, बायर मीन्स जो खरीदने वाला हो, सेलर मीन्स जो बेच रहा हो। अब होता ये है कि कुछ टाइम के बाद बायर को पता चलता ये तो 50,000 के बजाय ये 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई है। तो अब क्या होता है, यहां तक आपको जब चीज समझ में आ गई ना, यहां तक। अब ये बात जो करता है ना, द सेलर्स फॉल्स स्टेटमेंट, सेलर्स मीन जो बेचने वाला था उसकी जो गलत बयानी थी ना, अबाउट द माइलेज इज एन एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन। कैसे बनी? बिकॉज इट वॉज ए क्लियर अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन। मैंने एक बंदे को बयान बड़ा चढ़ा के बात इस तरह की कि उसको लगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही कह रहा है, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से उसने वो चीज ले ली। अब मेरी जो बात थी, जो मैं सेलर हूं, वो तो एक किस्म की एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन, वो पूरी स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट के ऊपर अबू बकर ने लाए किया, लाए करके वो चीज ले ली। बाद में पता चलता है ये तो चीज खराब निकली। इन्फ्लुएंस विद योर डिसीजन टू परचेज द कार, या ये एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन। आज अब मिस रिप्रेजेंटेशन का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। आगे हैं, पीछे करें, और पीछे करें, वो रह गई है। चलें नीचे आए, वो हम आगे पढ़ लेंगे, उसको कहीं लिखी हुई है। अच्छा, आपको पहला सवाल समझ में आ गया, एक्शनेबल रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है, तो बताएगा? कोई नहीं बताएगा मुझे? व्हाट्सोएवर इन योर माइंड, बताएं, कुछ बोलें। बच्चे आपको जो समझ में आई ना बात करें। ओके, और क्या समझ में आई आपको बात? वो बकर क्या समझ में आई है बात? ये भी देखा जाता है कि अनेक बंदा जो है उसका एक्सपर्ट है, तो फिर सर उसमें नवीनियत में भी आएगा उसका। तो सर आप कार को बता रहे थे, वो कार भी ज्ञान करता है कि ये 50,000 किलोमीटर है,
दूसरा आपने मिसाल दी थी, अगर वो उसकी जो है किस्तें दे रहा था, उसमें हाथ मालिक तय करवाता है, उसमें अगर एक मिस हो जाती है तो वो नौकसान नहीं देना चाहिए कि एक मिस हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर वो मुकम्मल तौर पर एक बात निकल आती है तो ये एक नेग्लिजेंस हो जाती है। मैडम आपको क्या समझ आई है? तो उसका चेक जो होता है ना वो सर की स्टेटमेंट की रहेगा, शॉपकीपर चेक कैश करवाने जाता है तो डिसऑनर हो जाता है, अभी दूसरा सवाल था, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विडेट एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हमने डैमेजेस पढ़े थे। डैमेजेस क्या होता है? नुकसान। किस चीज का नुकसान? नुकसान कैसे नुकसान होता है? दो पार्टीज का कैसे नुकसान होगा? या कुछ बोलें, वो बोलें जो आपके अंदर की बात है वो बात करें। वो ये जो आपको समझ में आ रही है ना, आप अपना आप जो है ना डेली मामला को रिलेट करके बताएं। डैमेजेस, नुकसान। एक को नुकसान होता है ना, अब वो पैसों में भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, वो मटेरियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस भी हो सकता है, और मॉरली मतलब कि आप सोसाइटी में आपकी डिफेमेशन, तो वो भी लॉस हो सकता है एक इंसान का, और मेडिकल लॉस भी हो सकता है, आपकी हेल्थ, मतलब देर आर सो मेनी डैमेज टाइप्स ऑफ डैमेजेस। अब damages refer to a form of compensation that the party in breach of the contract provides to the injured party due to a contract violation resulting in loss or harm. Damages basically कोई दो पार्टीज हैं, एक की वायलेशन की वजह से, एक एक पार्टी, दो पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, एक पार्टी उस टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा नहीं उतरती तो वो एक किस्म की उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करता है या करती है, तो उस वायलेशन की वजह से सामने वाली पार्टी को नुकसान हो रहा होता है, ये आपका डैमेजेस आ गया। अब आपने उस डैमेजेस की क्या देनी होती है? कंपनसेशन देनी होती है। कंपनसेट करना मतलब उस पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है ना, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से एडजस्ट करना। फिर आप पैसों में करो, किसी भी चीज से करो, वो पार्टी करेगी। कौन सी पार्टी कंपनसेट करेगी दूसरी पार्टी को? जिसने जिसने नुकसान किया है। नुकसान किया है किसका? इंजर्ड पार्टी का। दिस इज द डेफिनेशन। अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी डैमेजेस के अंदर। अब ये एक नई चीज आ गई है, लिक्विडेटेड डैमेजेस। आप कहते होंगे ये पता नहीं क्या है। नुकसान तो नुकसान होता है, क्या वो शान बचे? नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है ना, क्या पैसों का हो, सोशल हो, किस तरह का भी नुकसान हो। अब ये लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? आपको क्या समझ में आती है? 2 मिनट इधर ना यार। लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली लिक्विड सॉलिड कोई चीज इस तरह की, मतलब कि लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? सॉलिड होता है। अब ये इस तरह लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है ऐसी चीज विच इज द क्लियर, विच इज द प्रीडोमिनेंट, या आप इसको लिक्विड को ऐसे समझ लें कि जो बिल्कुल वाजे हो, जो समझ में आए। जब ये इसका मैं मिसाल दूंगा, समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। अब इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब अबू बकर का शान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गाड़ी लेने देने का। अबू बकर कहता है कि शान मैं आपसे 20 लाख में आपकी गाड़ी ले रहा हूं। शान कहता है ओके। अब शान ने अबू बकर को कहा था मैं मंडे को 10 बजे केस में आऊंगा, उधर आपने 20 लाख लेके आने, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। अबू बकर उस दिन आ गया, शान नहीं आया।
अब वैसे शान ने क्या वायलेशन की है ना, उसको नुकसान हुआ क्योंकि ये दूर से आया, किसी से उधार लेके इधर पहुंचा, इसको नुकसान हुआ। अब ये बाद की बात है कि ये अब कोर्ट में जाएगा या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये होती है कि भाई कोर्ट कहेगा कि इसको कहें ये अपना पार्ट पूरा करे, मैं 20 लाख देने को तैयार हूं और ये मुझे गाड़ी दे, पहली बात। दूसरी चीज वो क्या करेगा, डैमेजेस का सूट फाइल करेगा कि मुझे इसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना लिक्विडेट डैमेजेस, इसमें यह होता है कि दो पार्टीज पहले से ही तय कर लेती हैं, पहले से ही अबू बकर और शान बैठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। अबू बकर कहता है शान अगर आप उस दिन टाइम पे ना पहुंचे तो आपके ऊपर आप मुझे इतने पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल अबू बकर कहता है शान मैं अगर उस मंडे को 10 बजे 20 लाख रुपए ना लेकर आया ना तो मैं आपको 25 लाख दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दें। अबू बकर कहता है अगर आप ना आए तो, ये कहता है अगर मैं ना आया ना तो मैं आपको डबल कार दूंगा। डू यू गेट इट? अब ये चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गई। अब ये जब कोर्ट के अंदर जब भी जाएंगे ना तो कोर्ट कहेगी भाई ये आप दोनों की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन थी, दिस इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, अब आप दोनों ने ये चीज फॉलो करनी है। अब जो भी वायोलेशन करेगा वो उस चीज को फॉलो करेगा। मैं आपको अब बता रहा हूं लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली मैंने आपको जिस तरह कहा ना वाजे जो चीज जो कहीं पहले क्लियर्ड हो, वो क्लियर्ड कहां है? उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अबू बकर का शान का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर पहले ही बता दिया कि जो भी वायलेशन करेगा उसका उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। तो वो बंदा नुकसान करेगा, मुझे ये बताएं। अब मैं अबू बकर के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, गाड़ी वाला वही सेम कॉन्ट्रैक्ट। अबू बकर कहेगा कि यार अगर मैं नहीं जाता मंडे को तो कौन सा मेरे ऊपर पहाड़ का वो आ जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या उसको हमें नुकसान नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता, सिंपल इज दैट। अबू बकर के जहन में ये होगा। सेम कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अबू बकर उस दिन पैसे 25 देगा 20 के बजाय। तो अबू बकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट सही से करेगा या इसके साथ सही से करेगा? मैडम आप बताएं, आपको समझ में नहीं आई मेरी मिसाल? हाँ, आपको आपको समझ में आई है ना? मैं उनको समझाने दे, अब सही बात जवाब दिया है जनाब। इस तरह होता है कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसी चीज, अभी नुकसान हुआ नहीं है लेकिन आप उस नुकसान के जो खदशात है ना वो पहले से ही पार्टी को बता देते हो और लिख लेते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई अगर शान आप उस दिन ना पहुंचे इधर तो आप इस एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ियां देंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। शान कहता है अबू बकर अगर आप नहीं पहुंचे ना तो आप 20 के बजाय मुझे 25 दोगे। अबू बकर को भी डर होगा, इसको भी डर होगा, तो ये दोनों कोशिश करेंगे कि भाई टाइम पे पहुंच जाए। इस तरह होता है ना। अब ये जो है ना इस ऐसे नुकसान को क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को, ऐसी कंडीशंस को इस तरह के लिक्विडेटेड डैमेजेस आप बोलते हो जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स्ड हो। बच्चे जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तब अबू बकर नहीं आया ना, ये जाएगा कोर्ट में, कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, कोर्ट कहेगा कि इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस चीज की कराए या रिकवरी कराएं। रिकवरी तो नहीं होती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने वायलेशन की, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा, इसको कहें मुझे 20 लाख भी दे और 5 लाख एक्स्ट्रा दे फाइन। खुद ही इसने कहा है, मैं नहीं कह रहा। तो कोर्ट इसको बाउंड करेगी भाई आप इस चीज को कहें, वो एक ही उस तरह होगा। ये समझ में आ गया? अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लॉजेस कॉमनली फाउंड इन वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स particularly prevalent in IT and construction agreements serves as। आपको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट से क्या मुराद है? कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है?
serves as predetermined provision specifying the amount payable as compensation in case of parties contract breach. ये बात ये कर रहा है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली जो आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड या जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लेती हैं कि जो भी पार्टी ब्रीच करेगी इस कॉन्ट्रैक्ट की वो इतना कंपनसेशन देगी। सिंपल इज दैट। मैं आपको अगर एक ब्रॉडर एग्जांपल समझाऊं, चाइनीज कंपनी हमारे मुल्क में आती है, वो कहती है इस्लामाबाद से गिलगित तक हम रोड बनाएंगे, वो भी 2 साल के अंदर। चाइनीज कंपनी आती है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम 2 साल के अंदर आपको ये रोड बना के देंगे इस्लामाबाद से गिलगित तक। हम कहते हैं ओके। अब हम कहते हैं कि अगर 2 साल में ना बना तो देखें मुश्किल रास्ता है, पहाड़ हैं, चीजें हैं, बारिश आती है, मामला आते हैं, चीजें होती हैं, कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर सुस्ती करते हैं, मामला करते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी को कहती है कि भाई अगर आपने 2 साल के अंदर ना बनाया तो चाइनीज कंपनी कहती है आप जो भी मुझ पे फाइन लगाएं। तो वो मिल के एक दूसरे के साथ कहते हैं अगर चाइनीज कंपनी 2 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगी, रोड ना बनाया, तो चाइनीज कंपनी हमें एक एक्स्ट्रा रोड बना के देगी। वो कहां से? सवात से गिलगित तक। उसमें नुकसान पैसे लगेंगे ना। अब चाइनीज कंपनी के जहन में ये होगा, मैं आपको ये मिसाल इस वजह से दे रहा हूं ताकि आपको इस चीज की समझ में आ जाए। अब चाइनीज कंपनी के दिमाग में ये होगा कि भाई हमने 2 साल के अंदर किसी भी तरीके से अच्छा रोड बनाना है, ना बनाया तो भाई हमारा टाइम सवात वाले में अलग लगेगा, पैसे अलग लगेंगे, नुकसान अलग होगा। अब चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान को कहती है कि भाई जब हम अगर 2 साल में बना लेते हैं, अगर आपने हमें पैसे टाइम पे ना दिए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती जो आपकी मर्जी आप वो करें। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि आप हमें डबल पैसे करेंगे अगर आपने 2 साल के अंदर पैसे ना दिए तो। ये चीज लिखी हुई है, फिक्स्ड कर दी, स्पेसिफाई कर दी किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब आप इन दोनों पार्टीज को पता है जो भी वायलेशन करेगा, ब्रीच करेगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म्स, ही विल बी कंपनसेटेड। जो इंजर्ड पार्टी है किस चीज से? उन पैसों से, उन मामला से। नाउ डू यू गेट इट? ऐसी चीज जो प्री डोमिनेट लिखी हुई हुई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या आती है? लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर आ जाती है। मतलब उसका जो वायलेशन होगी ना, जो ब्रीच होगा, उसकी जो कंपनसेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। 4 बजे समझ में आ गई दो बगैर मैडम? तो वो नेक्स्ट करना। अब एलिम असेंशियल्स हैं, कुछ असेंशियल्स ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। प्रिसाइज एंड फेयर प्रेडिक्शन ऑफ पोटेंशियल डैमेजेस, agreed upon compensation sum for breaches, the predetermined sum is paid irrespective of the actual loss and courts cannot modify it. These damages are explicitly specified in the contract. Essentials का मुराद ये है कि बुनियाद क्या है इन कॉन्ट्रैक्ट्स की। दो पार्टीज जब कोई वो ये जो कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं पहली तो बात ये प्रिसाइज एंड फेयर प्रेडिक्शन हो। फेयर प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? अभी हुई नहीं है चीज जो हम प्रिडिक्ट करते हैं जो होने वाली होगी। अब चाइनीज कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी ये कह दें, पाकिस्तानी कंपनी कह दे कि भाई अगर आपने 2 साल में ना बनाया तो आपने पूरे मुल्क के रोड बनाने हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप इस तरह की उनके साथ कंडीशन रखें जो एक फेयर भी हो, प्रिसाइज एंड फेयर। मतलब उनको कहें कि अगर अगर आपने नुकसान नहीं टाइम पे पूरी रोड ना बनाया ना तो इसका नुकसान इतना आप भरेंगे, आप कंपनसेशन देंगे। इतना तो नहीं है ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है, आप दोनों के दरमियान अगर वो वायलेशन हो तो वो कहेंगे आप 10 करोड़ हमें देंगे। तो आप प्रिसाइज एंड फेयर उनके साथ कंडीशन रखें और प्रिडिक्शन ऑफ पोटेंशियल डैमेजेस, जितना नुकसान जो होना है ना वो उसके उतना ही आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हाँ जी,
देखें, अब अबू बकर और शान के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो जो गाड़ी वाला मैं बता रहा था, गाड़ी है ही, कीमत ही 20 लाख है। शान कहता है कि भाई अगर आपने वायलेशन की ना तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। इज दिस फेयर? नहीं है। 25 लाख फिर भी फेयर है। अगर अबू बकर कहता है अगर शान वायलेशन करेगा तो शान मुझे 10 गाड़ियां देगा, दिस इज नॉट फेयर। ये कहेगा हाँ आप 1 गाड़ी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। एग्रीड अपॉन कंपनसेशन सम फॉर ब्रीचेस, वो जो भी आप जो है ना एग्रीड होने चाहिए हो, किस चीज के ऊपर? कंपनसेशन, जो आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो ना, जो जो नुकसान हुआ है उन दोनों के ऊपर आप दोनों पार्टीज का मुत्तफिक होना, एक होना जरूरी है। एक माने दूसरी ना माने, दिस इज अनफेयर। दोनों का एक चीज पे मुत्तफिक होना, दो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मानेंगी कि भाई हम वो करेंगे। तीसरी चीज है प्री डिटरमाइंड सम इज पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल लॉस एंड कोर्ट्स कैन नॉट मॉडिफाई इट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था ना शान और अबू बकर के दरमियान, कोई भी एक पार्टी वायलेशन करती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है जो वायलेशन करेगी वो चीज देगी। अबू बकर 20 लाख उस दिन नहीं लेकर आया तो ऑटोमेटिकली 25 लेकर आएगा। अब कोर्ट इस चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब कोर्ट उस चीज को ये नहीं कह सकती अबू बकर 25 के बजाय 21 लाख दे, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। तो कोर्ट कैन नॉट मॉडिफाई दैट कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के दरमियान हुआ है। दीज डैमेजेस आर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो होनी है ना, जो नुकसान आते हैं वो आप पहले ही एक्सप्रेसली लिख लेते हो, एक्सप्लिसिटली लिख लेते हो, जो वाजे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अबू बकर ये वायलेशन करेगा तो उसका नुकसान ये होगा, वो आप वाजे लिख रहे हो, उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं हो, मतलब कि कोई उस तरह अनसर्टेनिटी ना हो, अनक्लैरिटी ना हो। डू गेट इट अबू बकर? अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस का मतलब है फायदे क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस के? क्या फायदे हैं? यस, पाबंद हो जाती है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इधर ना देखें, इधर देखें, मुझे देख के बताएं। अच्छा अच्छा पॉइंट है। एक ही बात थी, आप चारों एक ही बात कर रहे हो, पाबंद होना वो भी, वो सब एक ही बात को नहीं कोई पॉइंट बताएं। अब आजकल एक्टिव क्यों नहीं होते क्लास में? रजिस्टर भी नहीं लेकर आते आप, फिर आप भी रजिस्टर नहीं लेकर आते तो लेट हो गए। कॉपी पेन तो होना चाहिए ना, क्लास में आते हो कॉपी पेन है नहीं। स्लाइड्स के अलावा भी मैं एक्स्ट्रा चीज, अगर जो मिसाल दे रहा हूँ, कोई और पॉइंट्स आता है, लीगल टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ, वो लिखा करो ना। ऐसे तो नहीं ना कि सब सोक्रेटी हैं, सब अरस्तु हैं, सबको याद हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। ये चीजें जरूरी हैं। क्या फायदे हो सकते हैं देख के ही बताएं। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, उस कॉन्ट्रैक्ट के उस डैमेजेस के फायदे ये होते हैं, सर्टेनिटी टू पार्टीज, पार्टी को क्लियरिटी है, जहन के अंदर है, जो बंदा वायलेशन करेगा, provides clarity and predictability to both parties regarding the potential financial consequences of a breach। दो पार्टी हैं अबू बकर एंड शान, इन दोनों को पता है, क्लैरिटी है जहन के अंदर, जो वायलेशन करेगा वो उसका नुकसान इतना देगा। एक फायदा ये हो गया, मतलब कि आपको, और दोनों पार्टीज कंप्लाइंस की तरफ जाएगी, दोनों पार्टीज कोशिश करेंगी कि इस चीज की ओबीडियंस हो, इस चीज की फुलफिलमेंट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो। दूसरी चीज है फैसिलिटेट्स डैमेज रिकवरी, eliminates the need to prove actual losses suffered, streamlining the process of seeking
स्ट्रीमलाइनिंग ये होता है मुनज़्ज़म। सफर्ड मीन्स जितना वो लॉस में नुकसान, सफर्ड मीन्स कि वो चीज से वो कर रहा हो, सफर हो रहा हो। क्या बच्चे में मैं आपको क्वेश्चन समझाने क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है। अब देखें वो हमने शायद अगर आप पहली क्लासेस के अंदर इतना ही सोच के सुनते हैं ना, गौर से सुनते हैं ना, तो आपको ये चीजें पता होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ना एक्सेप्शंस का भी जिक्र किया गया है। इससे पिछली स्लाइड्स के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने फ्रस्ट्रेशन पढ़ा था। इसका मकसद ये होता है अनफोर्स सीन हो जाते हैं। अबू बकर आ रहा था गाड़ी लेके या पैसे लेके, अचानक जलजिला आ जाता है, अचानक बारिश इतनी आती है कि अबू बकर अपने घर से निकलना है उसके लिए दुश्वारी हो जाती है। तो उसमें इस पार्टी का क्या कसूर है? देखें ये दीज आर द एक्सेप्शन। इंटेंशनली उसने कोई मिस्टेक की हो ना तो उस चीज की हो सकती है। एक्सेप्शन हर चीज के अंदर है। ऐसे नहीं है कि किसी चीज के अंदर गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश हर चीज के अंदर दी जाती है, रखी जाती है। और फैसिलिटेट्स मतलब कि डैमेज रिकवरी, मतलब जितना जिस पार्टी का नुकसान होगा ना, उस पार्टी को पहले से पता होगा कि भाई जितना मेरा नुकसान होगा उसकी मुझे रिकवरी होगी, उस चीज की मुझे वो चीज मिल जाएगी, वापस रिकवरी हो जाएगी उस पर्टिकुलर चीज की, नुकसान की। सिंप्लीफाइज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, reduces ambiguity and potential disputes over the extent of damages, the simplifying conflict resolution। देखें जब दो पार्टीज हैं, आपको पता है सिंपल सी बात है, अबू बकर और शान का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो पार्टी वायलेट करेगी, एक को पता है कि भाई मुझे एक तो इतना नुकसान देना पड़ेगा, दूसरा वो कोर्ट में जाएगा, आई विल बी द वो। आपका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही, वो जो लिखी हुई चीज है ना, वो आपको इतना फायदा दे रही है कि आप दोनों को इतने डिस्प्यूट में लेके ही नहीं जाएगी, आप खुद ही बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेंगे, किस्म की बात है। इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, इंड्यूसेस का मतलब है अबू बकर के जहन में होगा कि अगर कल मंडे है, मैंने शान को पैसे ना दिए तो वो मुझे 25 देने पड़ेंगे। अब वो बात जो है ना अबू बकर को इंड्यूस कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएगी कि भाई कल जाओ, कुछ भी हो कल जाना है। Acts as an incentive for parties to fulfill their contractual obligation as they are aware of the financial repercussions of non-compliance। तो एक पार्टी को पता है कि भाई अगर ये चीज मैं नहीं करूंगा तो मुझे इस चीज के ये नुकसान होंगे, ये मुझे नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो सिंपल यही है कि मैं कल चला जाऊंगा। तो आपके जहन में इस तरह की 4 से 5 चीजें होती हैं ना, वो फायदे होते हैं। आप खुद बताएं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पहले से ही लिखा हो, जो पार्टी वायलेशन करेगी उसका जो है ना, वो पार्टी उसका भुगतेगी, उसके डैमेजेस भुगतेगी। नहीं समझ में आई? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज कर लें, उसके अंदर पहले से ही लिख लें कि जो पार्टी वायलेशन करेगी उसको इतना पैसे या इतना फाइन देना पड़ेगा। तो वो फिर उस चीज के इतने फायदे हैं कि भाई आपके जहन में होता है कि मैंने कल ये मुकम्मल करना है, मैंने जाना है, टाइम पे करना है, और कोई मसला भी हो सकता है, चीजें भी हो सकती हैं। सो आई हैव टू कंप्लीट इट, आई हैव टू फुलफिल माई कॉन्ट्रैक्ट। सिंप्लीफाइज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो कहता है रिड्यूसेस एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब है कोई जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर वो एम्बिग्यूटी होती है, मतलब कि कोई शक होता है, कोई
इस तरह की चीज होती है जो आपको अनक्लियर हो, एंड पोटेंशियल डिस्प्यूट्स अवर द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस, दिस सिंप्लीफाइंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जब वो चीजें ऑलरेडी ही क्लियर्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको पता है आप ये चीज नहीं करेंगे तो वो आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, वो चीज एक तो एम्बिग्यूटी है ही नहीं, दो पार्टीज के दरमियान एम्बिग्यूटी है ही नहीं। एम्बिग्यूटी ये होती है ना कि अगर अबू बकर को लगता कि मैंने शान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे तो पता नहीं इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर वो उसको पता हो ना, क्लियर्ड हो कि अगर ये मैंने ना फुलफिल किया तो मुझे 25 देने पड़ेंगे 20 के बजाय, तो एक तो रिड्यूस कर देती है एम्बिग्यूटी को। दूसरा जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको वो बजाय कोर्ट के लेके जाने के आप पहले ही उसको कहते कोशिश करते हो कि इसको रिजॉल्व कर लें, अब खुद ही उस सिंप्लीफाई कर लेता है उस रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स को। जो झगड़ा होता है ना आपके दरमियान, आपके जहन में होता है कि भाई कोर्ट जाना है या झगड़े को रिजॉल्व कराना है। फायदे इस तरह के होते हैं, ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं। आगे चलें। एक्सप्लेनेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसकी डिटेल्ड दी गई है। समझ में आ गई थी ना आपको बातें कि लिक्विडेटेड डैमेजेस होता क्या है, तो एक दफा थोड़ा थॉरोली गो थ्रू कर लेते हैं। Liquidated damages clauses primarily aim to quantify damages payable in case of a contract breach becoming relevant once liability is established or admitted. In breach of contract cases, pursuing damages beyond nominal amounts typically requires proof or acknowledgement of the harm incurred. The advantage of a liquidated damages clause lies in its pre-assessment or pre-estimation of damages, negating the need to demonstrate actual losses. These clauses regulate the parties' rights following a contract breach or the quantify the secondary obligation of the breaching party to pay damages even after contract termination. In standard construction contracts, a specific rate for liquidated damages is often required. Some parties insert NIL or NA for this rate, which has generated varying opinions regarding its effect. सिंपल इसका मतलब ये है, उसके अंदर ये तफसील थोड़ी दी है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस दो पार्ट। पहली तो बात है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्शन कंपनीज के दरमियान होता है, आईटी के जो मामला होते हैं उनके दरमियान। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही लिख लेती हैं कि जिसका वायलेशन जो पार्टी करेगी तो उसका नुकसान इतना होगा और वो भुगतेगी। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि वो उस चीज का खुमिया जो होता है ना, मतलब कि जो भुगतना डैमेजेस या जो रिकवरी इतनी हो कि जो फेयर हो, प्रिसाइज हो, आपको समझ में भी आए ये चीजें। थर्ड वन इतना ये था, कभी कभार है ना एनए और निल का मतलब ये होता है सम पार्टीज इंसर्ट NIL और NA फॉर दिस रेट व्हिच हैज जनरेटेड वेरिंग ओपिनियंस रिगार्डिंग इट्स इफेक्ट। कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज है ना, बड़े बड़ी कंपनीज जब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसके अंदर ये लिख लेती हैं कि अगर नुकसान हुआ तो NA या NIL लिख लेती हैं। समझ रहे हो, मतलब उसने वेग छोड़ दिया है, उन्होंने लिख दिया है कि वो बाद में हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, तो वो इस तरह होता है। और वो जो पार्टी होती है जिसका नुकसान होता है उसको पहले से ही पता होता है कि अगर ये किसी ने नुकसान किया तो मुझे उस चीज का रिकवरी भी होगी, मुझे उस चीज के पैसे भी पूरे मिल जाएंगे और इसको मैं कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। आगे चलें। इलस्ट्रेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस, यहां से आपको चीज एक वैसे समझ में आ गई है ना। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो ऐसे मामला जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही लिखे हुए, उनको कहना एक बोतल इधर दे दें पानी। You find you and your friend make a deal. You promise to paint your friend's room within a week, and your friend agrees to pay you $100 for the job, but there is a catch. If you don't finish within a week, you will owe your friend
$10 फॉर एवरी डे यू आर लेट। दो दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक किस्म का। एक दोस्त कहता है कि आपने मेरे घर की जो है ना पूरा पेंट करना है, किस्म का पेंट करेंगे तो मैं आपको $100 दूंगा, ठीक है, इस जॉब के। अगर आपने वो भी एक हफ्ते के अंदर आपने मेरे पूरे घर को पेंट करना है, मैं $100 दूंगा। अगर आपने ना किया, जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे तो हर दिन का आप मुझे ₹10 देंगे और $10 वापस देंगे, या आपको $10 फाइन होगा। समझ में आई? दिस $10 per day is like liquidated damages. It is a pre-agreed amount of money that you will pay if you don't keep your promise. It's like a penalty for being late. समझ में आई? यहां तक बात ये थी, मैं आपको अभी समझाता हूं कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने कहा कि भाई मेरे घर को आपने पेंट करना है एक हफ्ते के अंदर, तो मैं आपको $100 दूंगा। दूसरा कहता है ओके। अब इनके दरमियान जो $10 है ना, वो ये है कि अगर हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल हो जाता है तो उसको 100 मिलेंगे। अगर 8 दिन हो जाते हैं तो दूसरे दोस्त को तो नुकसान हुआ ना, मतलब कि वो कहेगा 8वां दिन क्यों हुआ, तो वो क्या करेगा, जो नुकसान कर रहा है, जो पेंट जिसने टाइम पे नहीं किया, तो वो एक दिन के हिसाब से $10 देता रहेगा। जितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे उतने वो $10 देता रहेगा। सिंपल इतना। ये $10 क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट है। इस चीज को आप कह सकते हैं कि ये है। सो इफ यू फिनिश पेंटिंग इन 9 days इंस्टेड ऑफ 7, you would owe your friends $20 in liquidated damages, 10 for each for the 2 extra days. This way there is no arguing about how much your friend should be compensated for the delay. It is already decided in advance. Liquidated damages make things fair and clear in contract. वो 7 दिन के बजाय 9 दिन में चला जाता है काम। तो अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं ना, तो वो $20 अपने दोस्त को देगा, फाइन है। उसको जो $100 मिलेंगे ना, उसमें वो $20 उसको देगा। उसकी वजह ये है कि उसने भाई कंप्लाइंस नहीं की, फुलफिलमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट की नहीं की, 2 दिन एक्स्ट्रा लगा दिया। तो वो जो $20 होगा वो एक किस्म का क्या है, क्योंकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फेयर होते हैं, क्लियर होते हैं, प्रिसाइज लिखे हुए होते हैं। इस चीज को लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ लगेंगे। हाँ इसी से ही है ना, ये केस इसी का ही है। लिक्विडेटेड डैमेजेस समझ में आ गई आप लोगों को? आगे चलें। अब ये क्या आ रहा है, इससे क्या समझ में आती है? जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए ना हो। ओके, और बताएं। बाद में होता है। और पॉइंट कोई? मिले ही ना। और कौन सा पॉइंट? ये इन स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहा है। ए स्पेसिफिक रेट फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस इज ऑफन रिक्वायर्ड, सम पार्टीज इंसर्ट। अब कहता है कि कंस्ट्रक्शन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसके अंदर एनी हाउ आपने लिखना होता है कि जो पार्टी ब्रीच करेगी, वायलेशन करेगी, तो उसको ये चीज प्रोवाइड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं। लेकिन क्या होता है, सम पार्टीज insert nil or na for this rate,
मतलब कि उस चीज के बजाय वो चीज ये लिख लेते हैं। अब आगे क्या होता है, विच हैज जनरेटेड वेरिंग ओपिनियंस रिगार्डिंग इट्स अफेक्ट। अब ये डिपेंड करता है उन कंपनीज के ऊपर कि आप इस वेग क्यों छोड़ते हैं। वेग, वेग का मतलब है एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस छोड़ दिया है इस चीज को। वो पार्टीज अपना उस चीज के लिए छोड़ देती हैं कि भाई खुदा ना खास्ता कल को कोई मेजर नुकसान हो, चीजें हो, तो मिल बैठ के वो कर लें, बजाय इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको बताऊं किस तरह, क्या आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूं कि अगर वो चीज बाद में करेंगे तो वो होगा, वो उसमें आएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज लिखने के बजाय निल लिख लेते हैं, एनए लिख लेते हैं। अब ये क्या है, वेग है, समझ में नहीं आती। तो दोनों पार्टीज का कोई ब्रीच होता है तो वो जो चीज नुकसान बाद में वो करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली अनलिक्विडेटेड के अंदर आएगा। क्योंकि लिक्विडेटेड की तो पहली कंडीशन यही है कि प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो, स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो उस चीज के अंदर, जो नुकसान होगा वो चीज भरेगी। ठीक है, क्या हुआ? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये बात करता है कि आप लोगों ने कहा कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसा वो होगा जो कि लिखा हुआ ना हो। फिर किसी ने कहा कि मे बी बाद में जो हो नुकसान हो तब पता चले। अब अनलिक्विडेटेड damages refers to compensation for breaches in a contract that have not been predetermined। ये वर्ड है ना, पूरे जुमले को सम अप कर लेता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना प्री डिटरमाइंड नहीं है, लिखे हुए नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि दो पार्टी दरमियान कोई नुकसान होगा तो इसका जो है ना क्या होगा, ब्रीच जो डैमेजेस क्या होगा, वो लिखा हुआ नहीं है। These damages are claimed for unforeseen losses resulting from a breach and that come into play when there is no specific clause specifying the damages amount in the contract। Calculating the compensation amount for unliquidated damages can be challenging because it is not pre-estimated। अब ये बात जो कर रहा है ना, ये वही बात है कि भाईजान जब दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि भाई जो भी वायलेशन करेगी तो उसका नुकसान क्या होगा दूसरी पार्टी को, मतलब दूसरी पार्टी क्या डैमेजेस देगी। इसमें ये बात कर रहा है कि ये होता है फॉर एग्जांपल अनफोर्सीन, फ्रस्ट्रेशन की चीजों में। ये इस तरह बात है। पहली पॉइंट ये लिखे हुए नहीं होते। जो पार्टी वायलेशन करेगी तो उसकी सजा क्या होगी, एक किस्म कंपनसेशन क्या होगी, वो लिखी भी नहीं है अनलिक्विडेटेड में। दूसरी चीज वो ये कह रहा है ये मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज के लिए होती है, अनफोर्सीन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा और अबू बकर का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस चीज के अंदर नुकसान अभी तक नहीं लिखा हुआ कि अबू बकर टाइम पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन उस दिन क्या हो जाता है, अनफोर्सीन हो जाता है, अबू बकर के साथ दिलजिला आ जाता है, या उस दिन कुछ इस तरह की सिचुएशन अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो मामला हो जाते हैं जो इसके लिए बियॉन्ड द पार्टीज है, बियॉन्ड द एक्शन ऑफ पार्टीज, आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। आप उस दिन आपका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो उस पार्टी का कसूर नहीं है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, इस तरह के मामला कहां फॉल करेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर। वो अगर समझ में आ गई। तीसरा जो पॉइंट था ना वो ये है कि कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन अमाउंट फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज इट्स नॉट प्री एस्टिमेटेड। जितना भी जिस पार्टी को नुकसान हुआ होगा ना फॉर एग्जाम्पल, तो वो पार्टी उस चीज को चैलेंज करेगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में कहेगी कि भाई मुझे इतना नुकसान हुआ है, चाहे वो 10 रुपए नुकसान हो, 100 रुपया चैलेंज करे तो कर सकती है, क्योंकि वो प्री एस्टिमेट नहीं है। प्री एस्टिमेट का मतलब है पहले से ही लिखा हुआ नहीं है।
तो वो चीजें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर आ जाती हैं। आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो जनाब? चीजें क्लासेस मिस कर रहे हो, लास्ट क्लास में भी नहीं है, अभी आपके क्लासेस बड़े इंपॉर्टेंट है, लोग आ ही नहीं रहे। मुझे समझ में नहीं आती कि कभी एक 2 हफ्ते रह गए, 2 या 3, 2 हफ्ते हैं, वो अगर 2 हफ्ते हैं ना सबमिट करने में, 2 को करनी है ना। आज को अगर आप छोड़ें तो हाँ 3 वीक है, तो आप 3 वीक्स के अंदर अभी तो लिखी ही नहीं है असाइनमेंट। चेक कौन करेगा अभी? फिर चेक करके फिर रीचेक होनी है, फिर आपको वापस भेजनी है। अभी तक किसी ने की? आपने की? आज आपको आपको आज कहा था ना क्लास में मैंने चेक करनी है। कब करेंगे? देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट का अगर आप अभी तक नहीं कर सके तो 15 दिन में क्या 2 असाइनमेंट करोगे? पास नहीं होना क्या इस दफा? बहुत आसान है, फिर शान की भी कर दें आप, परेशान रहता है। इस तरह बराए मेहरबानी ना करो। आपको याद होगा बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पे हमने कहा था ये टाइम गुजर जाएगा। अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में आपकी फाइनल वो है, रिजल्ट आना है आपका अक्टूबर के अंदर। हम इस वजह से बार बार कहते हैं कि भाई कोई मिस्टेक हो, कोई फॉर्मेटिंग के अंदर, कोई कंटेंट के अंदर, किसी चीज के अंदर, तो हम आपको बताएं, बिठा के समझाएं, गाइड करें, आप उसको सही करें। आप हमें बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम सितंबर के एंड में भेजोगे, हमारे पास उस तरह टाइम ही नहीं होगा कि हम आपकी चेक करके बताएं। नहीं आप भेजोगे, उस टाइम आएगी तो फिर जो होगी वही आगे आपके सबमिट होगी, सिंपल यही है। फिर चाहे आपकी रेफरेंसिंग ना हो, फॉर्मेटिंग ना हो, आपके नंबर काटे जाएंगे। पता नहीं क्यों आप बिल्कुल कोई सीरियस नहीं होता। असाइनमेंट आपकी है, पास आप लोगों ने होना है। हम बार बार इस वजह से कहते हैं बराए मेहरबानी कुछ थोड़ा वो कर लो। कोई एक पहली बैच है, अगर आप लोग तो डिस्टिंक्शन लो ना, आप लोग तो मेरिट में जाओ ना, केस वालों का नाम तो वो ना करो। पहली बैच है, पहली बैच हमेशा वो करती है, नाम ऊंचा करती है। खान साहब, नाम ऊंचा करना है आपने, उससे ये है कि आप लिख के आए बराए मेहरबानी। एक बच्चे ने तो मुझे पता नहीं कौन था, कल रात एक भेजी थी असाइनमेंट, उसने वो की हुई हैंड रिटन की हुई है, उसको तो टास्क का ही पता ही नहीं है। उसने पता है क्या लिखा है? उसने सिर्फ मेरी स्लाइड्स को कॉपी किया है, रिटन हैंड रिटन पे मुझे ही भेज दी है। वाकई में मैं आपको अगर ये अबू बकर को भेजूं ना, आप इधर चेक करें ना, उसने खूबसूरत राइटिंग लिखी है, हेडिंग दी हुई है बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा मेरी आदत होती है रात को जब सोने से पहले आपकी असाइनमेंट है ना उसको गो थ्रू करता हूँ, कि वो फिर पॉइंट्स बनाता हूँ। अपनी एक डायरी होती है कोट वाली, बस रख देंगे उसके अंदर। तो मैं रात, एक बच्चे ने कल ही भेजी थी, तो मैंने कहा शाम को मैं जाके देखूंगा। मैंने जब खोली, मैंने उस 3 डॉक्यूमेंट्स थे पीडीएफ के, तो मैंने कहा उस बच्चे ने कुछ लिखा होगा। जैसे पहला डॉक्यूमेंट खोला तो कंटेंट ज्यादा था, मैंने कहा मैं भी, पहले तो मुझे लगा कि लिखा क्या है। उसने लिखा हुआ था उस चीज के ऊपर, रजिस्टर एक बड़ा अच्छा लिया हुआ था उसने, बड़ा जबरदस्त था। उसके अंदर एक साइड पे इस तरह लिखा हुआ था, ये वो स्केल से, दूसरी तरफ स्केल से ऊपर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफर। मैंने कहा पढ़ लूं मैं, तो पढ़ा तो मैंने कहा ये लाइन ही मेरी है। तो मैं आगे देखा, मैंने ये भी लाइन मेरी है। मतलब कि जब एक टीचर जब आपको पढ़ाता है, लिखता है, तो उसको पता होता है ये चीज मेरी कही हुई है, मैंने पढ़ाई है ना, तो मुझे पता है ये चीज मैंने लिखी हुई है अपनी स्लाइड में। एक दफा, 2 दफा, तो फिर मैंने अपने लैपटॉप पे अपनी ऑफर वाली स्लाइड सारी खोली, इधर वही चीज कॉपी पेस्ट है। उसने ना टाइम लगाया होगा, 5-6 घंटे लगाए होंगे उसके ऊपर।
उस बच्चे ने इतना भी दिमाग यूज नहीं किया कि मैंने टास्क के अंदर क्या पूछी गई है, ऑफर एक्सेप्टेंट ये है ना, उसने मेरी जितनी भी स्लाइड्स थी, जितनी अभी तक पढ़ाई हैं, जो भी मैडम मरियम ने उनको भेजी हैं, उन सबको कॉपी पेस्ट करके मुझे एक जबरदस्त खूबसूरत सा पीडीएफ भेजा है। अब मैं उस बच्चे को क्या कहूँ, आप बताएं। ये होते हैं जी, अप्रिशिएट पता नहीं। मैं 10 मिनट तक उनकी गो थ्रू करता रहा, मैं सोचता रहा हूं, मैंने कहा इसका कसूर पता है क्या है, इसका कसूर ये है कि इसने लेक्चर सुने नहीं है, ये लेक्चर लिए नहीं। अब अबू बकर है, मैडम है, वो है, ये है, आप लोग जो आप लोग रेगुलर आते हो, क्लास में रेगुलर आते हो, 10 बातें अगर मैं कहता हूं ना, उन 10 में 6 नहीं भी समझ में आती हैं, 4 समझ में जरूर आती हैं। आपको एक रास्ता पता चल जाता है कि करना क्या है। आपको एटलीस्ट पहली बात तो ये पता है कि कंप्यूटर पे असाइनमेंट करनी है, पता है ना। दूसरी चीज ये पता है कि भाई जो उन्होंने सवाल पूछे हैं उसके अकॉर्डिंगली इन चीजों को लिखना है, कुछ मॉडिफिकेशन करते रहेंगे विद द passage ऑफ टाइम। बच्चे ने तो आखिर में ये एक पॉइंट भी, एक नोट लिखा हुआ था स्पेशली, मैंने कहा चले मैं पढ़ लेता हूँ। नोट में ये लिखा हुआ था कि सर ये मैंने मेहनत से असाइनमेंट की है, मैं उर्दू में तर्जमा करके बता रहा हूँ कि सर ये इसमें मैंने अपनी पूरी जान लगाई है, एनर्जी लगाई है, तो अगर आपको इसमें कोई गलती गुंजाइश नजर आए तो इसको आप खुद ठीक करके मुझे भेज दें। रिप्लाई 80 वाले देंगे इसको। ये हस्ती आपकी क्लास में थी लेकिन ऑनलाइन वाली थी। इस तरह के भी बच्चे हैं, मैं हैरान रह गया। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। आप लोगों के साथ इस तरह हो तो फिर आप टीचर हो और आपका स्टूडेंट इस तरह की, आपके बच्चे साइकिल लेकर आओ, वो ट्रक लेकर आए, आपको असाइनमेंट आपने लैपटॉप पे करनी है, वर्ड पे करनी है, बच्चा आपकी स्लाइड कॉपी करे, कितना टाइम लगा होगा उसको। एक स्लाइड पे 6-7 घंटे लगते हैं तो कॉपी करना है। जी किसने, उसने, हाँ वाकई में। नहीं सर, मुझे भेजते हैं ना, कोई टास्क आता है तो सर मुझे भेजते हैं कि हम वो मिलके उस चेक करते हैं ना। कल भी सर की वो हमारी बात हो रही थी इसी चीज के ऊपर कि जो असाइनमेंट्स आते हैं ना, हम उस हिसाब से चेक करते हैं। तो मैं और सर खुद बड़े वो, सर को भी इस तरह की कुछ असाइनमेंट मिली थी। तो मैंने कहा ये आप लोग तो हमसे भी आगे की चीज हो। ये है नुकसान, तो बच्चा अपना खुद कर रहा है, ठीक है ना। अभी सिर्फ 7 तारीख है ना आज, 23 दिन रह गए, 2 अक्टूबर को सबमिशन है, 25 दिन टोटल। मुझे देखें, जो बच्चा सितंबर तक जिसने नहीं की उसने 16 तक क्या करनी है, इन 25 दिनों के अंदर वो क्या कर लेगा। जिसने पूरे 4 महीने लगा के मेरी कॉपी पेस्ट की है, उसको तो समझने में भी टाइम लगेगा आगे। फिर जब हम, आपको पता ही, आपकी इंटरनल सबमिशन में भी हमने चेकिंग करनी है, हम आप तब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप अभी भेजोगे, हम पढ़ेंगे, देखेंगे, गलत हुई हम वापस भेजेंगे। फाइनल तो अप्रूवल के हम बाद में भेजेंगे, आईबी के लिए भी बाद में भेजेंगे। आपकी असाइनमेंट 3 दफा वेरीफाई होगी, मैं अलग से देखूंगा, हसनैन साहब अलग से देखेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगी जो क्रॉस चेक होगा। मेरी और हसनैन साहब जो आपको ग्रेड दे रहे हैं ना, उसको एक बंदा और एक्सेस करेगा, एक नया आपका वो है वो
उसके बाद ATHE वाली देखेंगे। शान की जब असाइनमेंट ATHE वाले वेट कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से उनको इंतजार है कि ये बच्चा कितना पढ़ाकू है, जो हमें डिग्री स्टार्ट ही नहीं हुई उससे पहले ही हमें मेल्स करता था। क्या क्या लेटर आया है आप लोगों का? आपने देखा वो? शान को तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, मैंने मना किया। क्या कह रहे हैं? क्या ऑफर लेटर जो होते हैं ना, उसमें नाम नहीं लिखा होता ये शान के लिए स्पेसिफिक आया है, खाली आते हैं, इनकी मर्जी से वो करें। फिर ये हो सकता है ना, जो पास करेगा वही उन्हीं को मिलेगा। आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो आपके जहन के अंदर है ना कि हम पास करेंगे, ये साल डिग्री आसान है, ये चीजें हैं, आए ना आए अटेंडेंस चीजें, ये पहला सेमेस्टर निकालो पता चलेगा। नहीं निकालो वो फिर पीछे जाओगे, डॉलर बढ़ता जाएगा, फीसें देते जाओगे। कोई एक दो बच्चे इस तरह होंगे जो मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे, अगली क्लास में जाएंगे। आप लोग अगर नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट, मुझे तो बहुत दफा ये ऐसे लग रहा है अगली दफा भी कॉन्ट्रैक्ट आपसे बहुत सारे बच्चों को मैं ही पढ़ाऊंगा, नए बच्चों के साथ। उनको मैं कहूंगा ये आपके बहुत सीनियर हैं, इनकी इज्जत करो। उससे बचने के लिए बराए मेहरबानी देखिए, आप लोगों रेगुलर, आप लोग जितने भी शान है, अबू बकर है, मैडम, आप लोग एटलीस्ट डेली क्लास में आते हो, मेरी में सर अफनैन साहब क्लास में समझते हो, आपको पता है चीजों का, कुछ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो। क्लास ये कितने की है? 30 बच्चों की है, 30 बच्चे हैं इसमें टोटल, 26 बच्चे। अभी आप कितने बैठे हो? 8 बैठे हो, 1/3 बैठे हो, बाकी 2% बाकी किधर हैं जी? वाकई में ना, असल में ये है ना, लेके एक हमारा अपना है, मैं आना ही ना दूं क्लास में, क्या करोगे? मेरी 10 बजे क्लास है, मैं कहूँ 10:30 के बाद जो भी आएगा मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। ये हम आपको राय देते हैं, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे चला जा रहा है। पहला सेमेस्टर होने दो, सुकून से, आप लोग पहली बैचो, आपके साथ राय थे, आप लोग बड़े अच्छे हो, आप लोग कुछ ना कुछ शान बचे। क्या ये तो आपको क्या कह रहे हैं? डिग्री ATHE के कहाँ लिखा हुआ था? नहीं नहीं, किसने कहा कि पास? हम आपको पता है, हमारी जब मीटिंग होती है, मैडम सारा कोलमार से जो इनकी हेड है, उन्होंने कहा था आपके सब बच्चों की, जब हमारी टीचर्स की होती है वर्कशॉप हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था फाइनली आई विल चेक ऑल द असाइनमेंट्स। इट मीन पता है क्या है? आपकी देखेगी सबकी असाइनमेंट देखेगी, क्रॉस चेक वो करेगी। उसको लगता है ना कि मैंने आपको पास किया है, तो देखेगी कि पास सही किया है गलत किया है। वो अगर उसको लगता है ना आपको पास भी पीछे है, तो वो पीछे कर सकती है, फाइनल रिजल्ट तो वो देंगे। हम तो आपको, मैं और हसनैन साहब या जो हम इंस्ट्रक्टर हैं ना, हम दो चीजें कर सकते हैं, पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे। टीचर का क्या काम है? पढ़ाना। पढ़ाने के साथ साथ हम आपको गाइड करेंगे आपके असाइनमेंट में, जहां गलतियां होंगी बताएंगे, ठीक आपने करना है। ओवरली हम जाएंगे आपके लिए कि भाई आपको हम हेल्प आउट करें।
ये नहीं है कि आपकी असाइनमेंट कोई हम ही करें। हाँ बच्चे, ये जो रिजल्ट आएगा ना पहले सेमेस्टर का, शायद आपको हम पहले सेमेस्टर में यूके भेज दें, फिर आप अकेले थे। जी आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है अबू बकर बच्चे, ये जब स्टार्ट हुआ था ना आपके अभी तक से, हमारे हम जो टीचर्स हैं, मैं हसनैन साहब एक और आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, हमारे प्रॉपर वर्कशॉप हुए हैं फायर की तरफ से। यूके की टीम बैठती थी, हमें गाइड करती थी। आपने बच्चों तो जो कमांड वर्क था ना, उस पर एक पूरी 2 घंटे का लेक्चर हुआ है, जो मैंने बाद में आपके साथ शेयर भी किया था, थोड़ा बहुत बताया था। वही टर्मिनोलॉजी जो हमारे पेपर्स के अंदर है, उन्होंने हमें उस तरह वर्कशॉप किए हैं, चीजें की हैं। ये एक प्रॉपर, क्योंकि पहली बैच है आप लोगों की, तो एक एक बच्चे का पेपर, जब एक चीज चल जाती है ना, फिर चलना शुरू हो जाता है। आप लोग मेहनत करो, आप लोग केस का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। और ये हमारी जितनी मेहनत है ना, ये हम आपके ऊपर इतना 6 घंटे पढ़ाना, इट्स ह्यूमनली, समझते हो ना। आप खुद अभी ड्रेंड हुए हैं, इस वजह से मैंने ये 15-20 मिनट की मैं ये बातचीत जो कर रहा हूँ ना, ये सिंपल ब्रेक की वजह से कर रहा था, कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, थक गए थे आप लोग भी। इंसान है ना, इन द एंड थोड़ा वो नॉलेज परसीव करते 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 इंसान कहता है बस हो गई है। शान को यूके अभी भेजते हैं। किस चीज का? ऑफिस भी खोल लिया? अच्छा। खुल खोलो, बंदा बैठा हुआ है कोई? कौन? वर्क वीजा नहीं देंगे? पॉलिसी आ चुकी है। डे बाय डे लॉज चेंज हो रहे हैं बाहर की दुनिया में। बेसिकली ये है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ओवरऑल कुछ दुनिया के अंदर इस तरह ही है। अब जो हम समझते हैं ना कि जो यूके के लोग हैं वो बड़े खुश हैं, सुकून से बैठे हैं, उसकी जो यंग एज है ना, जो पोटेंशियल स्किल्ड लेबर है, वो मूव करती है कनाडा, यूएसए, चाइना की तरफ। इमर्जिंग कंट्रीज जो बिल्कुल जिनका फ्यूचर है, जहाँ हाईली पेड है, अब उनकी जगह खाली हो रही है यूके में, तो वो फिर वीज़ा देते हैं हम जैसे गरीब लोगों को, गरीब मुल्कों के लोगों को। हम जाते हैं उधर, क्योंकि अब एक बंदा सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, उनके लिए इस्लामाबाद अच्छा है, क्योंकि साफ सुथरा है। इस्लामाबाद से यूके और अच्छा है। अब इंडिया के लोग पहले यूरोपियन कंट्रीज जाते थे फॉर द सेक ऑफ स्टडी, फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस पर्पज, जर्मनी, इटली, फ्रांस। अब उनके, अगर आप पिछले टाइम से, एक इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं कि अगर हमारा एक इंडियन स्किल्ड लेबर जाता है जर्मनी, तो उसको अगर इंडियन रुपीस में 50,000 भी मिलते हैं ना महीने के, तो उससे अच्छा तो आईटी की कंपनी इंडिया के अंदर जबरदस्त है, तो उसको 1.5 लाख 2 लाख मिल रहे हैं, हम क्यों जाएं बाहर? अब उस तरह नहीं, हाँ यूके की तरफ, यूएसए की तरफ मूव करते हैं, कनाडा की तरफ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ करते हैं, तो बड़ी वो हो रही है। इस वजह से अभी यूके में जो है ना, सेचुरेशन बहुत हो गई है। पाकिस्तान इतने स्टूडेंट जाते हैं, पाकिस्तानी नहीं, श्रीलंकन, नेपालीज, चाइनीज, हम नहीं, तो बहुत सारे कंट्रीज उधर आते हैं। एजुकेशन का हब है इस वजह से।
क्या? अच्छा, ये तो अभी जाता है, ये क्या था? पानी खाने पीने जाना है? कर लो फिर, 10 मिनट। 40 में 50 पे आ जाओ, 10 1 मिनट, 50 पे आना है वापस। 50 तक आ जाना, ठीक है। वो बकर वो पॉज कर लें वीडियो को, रिकॉर्डिंग जो है ना, वो बकर ऐसा किया करें कि जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई रैंडम आपके उस पढ़ाई के ऊपर, उस टाइम रिकॉर्डिंग को पॉज किया करें, वो नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी स्लाइड है? अभी स्लाइड नंबर क्या है? चलें, इसके बाद एक और टॉपिक है और 2 केस